आरजी ज्ञान सबसे सटीक। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी लोगों का। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत बेहतर और एकदम सब स्वस्थ। भारत एक ऐसी महान परंपरा वाला देश, उसी महान परंपरा में से एक परंपरा है हमारे देश का ये लोकतंत्र। लोकतंत्र का नाम लेते ही एकदम से चुनाव शब्द ध्यान में आता है। और हमारे देश में चुनाव इतना महत्वपूर्ण क्यों भी ना हो, क्योंकि हमारे देश में चुनाव को एक पर्व की तरह लिया जाता है। हमेशा राजनीतिक समीकरण उठापटक के शिकार रहते हैं, तमाम तरह के रोमांच रहते हैं लोगों में, और उन्हीं रोमांच में कुछ राजनीतिक दल होते हैं जिन पर सबकी निगाहें होती हैं। सही समझा आपने। आज हम इसी कंसर्न में आज जिस राजनीतिक पार्टी की हम बात करने जा रहे हैं, दैट इज भारतीय जनता पार्टी। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को पिछाड़कर 18 करोड़ रजिस्टर्ड कार्यकर्ताओं के साथ पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी। कैसे ये पार्टी बनी, किस किस दौर से गुजरी और आज इस शिखर तक कैसे पहुंची, आज हम आपको इस बारे में बहुत विस्तार से बताने वाले हैं। लेकिन इस कहानी को शुरू करने से पहले हमें आज़ादी के समय जाना होगा। भारत आज़ाद हुआ। आज़ाद होने के बाद सबसे बड़ा दंश था विभाजन से बड़ा दंश था दोनों ही पक्ष, भारत हो या पाकिस्तान में होने वाले अत्याचार। हम किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लेंगे, लेकिन दोनों ही पक्ष कहीं ना कहीं अत्याचार के शिकार हुए। दूसरा झटका तब लगा जब महात्मा गांधी जी की मृत्यु हो गई, और उसके कुछ दिन बाद सरदार पटेल साहब की। कांग्रेस के इन दो पिलर की आकस्मिक मृत्यु के बाद पूरी तरीके से कांग्रेस पर जो प्रभुत्व था वो था नेहरू जी का। यहीं से हमारी कहानी की शुरुआत होगी, क्योंकि नेहरू जी के इसी प्रभुत्व को, क्योंकि नेहरू जी की नीतियों को हर आदमी पसंद नहीं करता था, इन्हीं प्रभुत्व को चुनौती देने के लिए जन्म हुआ जनसंघ का। जीव वही जनसंघ जिसे बीजेपी का पूर्ववर्ती पार्टी कहा जाता है। लोग कहते हैं कि वो जनसंघ ही था जिससे बीजेपी का जन्म हुआ। बात एकदम सही भी है, इसमें कोई दो राय है भी नहीं। तो बीजेपी को समझने से पहले मेरे प्यारे साथियों, हमें जनसंघ को समझना होगा। भारतीय जनसंघ को समझे बिना आप बीजेपी की आइडियोलॉजी, बीजेपी की विचारधारा और उस विचारधारा से कैसे बीजेपी शून्य से शिखर तक पहुंची, इसको समझना तनिक कठिन होगा। आइए हम सबसे पहले चर्चा करें जनसंघ के बारे में। जनसंघ, बिल्कुल सही बात है, कुछ के दिमाग में एकदम आ गया, सर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। बिल्कुल, जिस समय देश आज़ाद हुआ, और मैंने बताया कि इन दोनों नेताओं की मृत्यु के बाद एक बहुत बड़ी समस्या ये रही कि लोगों को लगने लगा कि जैसे कांग्रेस और नेहरू जी, या नेहरू मतलब कांग्रेस, कांग्रेस मतलब नेहरू बन के रह गए हैं। नेहरू जी की कुछ नीतियां ऐसी थीं जो स्थानीय स्तर पर लोगों को पसंद नहीं आ रही थीं। ठीक है। दूसरी बड़ी घटना यह हुई कि जब गांधी जी की मृत्यु हुई, तो गांधी जी की मृत्यु के बाद आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। आरएसएस पर प्रतिबंध लगने के बाद कोई ऐसा राजनीतिक दल नहीं था जिसने आरएसएस का पक्ष लिया हो। आरएसएस का पक्ष नहीं लिया, यह बात आरएसएस बखूबी समझ चुका था। उधर पूर्वी बंगाल में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे थे, और नेहरू जी पर पश्चिमी सभ्यता की छवि कुछ लोग देखते थे कि ये पूरी तरीके से हमारे देशी मतलब हमारे भारतीयकरण के पैटर्न पर नहीं चलते हैं। और ढुलमुल विदेश नीति, पश्चिमीकरण की छाप, हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार, इन सब बहुत सारी बातों को लेकर कुछ लोग जो है नेहरू जी के साथ थोड़े से असहज महसूस करने लगे। उन्हीं में से एक थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी और उधर आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसने प्रतिबंध जो झेला, तो और किसी भी राजनीतिक दल ने उसके पक्ष में कोई बात नहीं की। ये बात आरएसएस को समझ में आ चुकी थी कि हमें किसी ना किसी पॉलिटिकल विंग का साथ देना पड़ेगा। लेकिन किसका दें? उस कांग्रेस का जिसने प्रतिबंध लगाया था? नहीं। इसी में एक उम्मीद नजर आई श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो पूरे देश में राज्य के स्तर पर, प्रांतों के स्तर पर एक छोटी छोटी जनसंघ की इकाइयों को स्थापित कर चुके थे। लेकिन अभी भी जनसंघ का ऑफिशियल अनाउंसमेंट होना बाकी था, क्योंकि 1952 में इलेक्शन होने हैं, उससे पहले पार्टी को गठित करना जरूरी है। देखिए, अमूमन क्या होता है कि अमूमन कोई भी पार्टी होती है वो अपनी नेशनल यूनिट को पहले बनाती है, और उसके बाद फिर वो प्रांतों में आती है, फिर जिलों में आती है, फिर तहसीलों में आती है। लेकिन मेरे प्यारे साथी, जनसंघ के साथ स्थिति उलट थी। जनसंघ की पहले स्थापना छोटे स्तर पर की गई, अभी उसको नेशनल लेवल पर स्थापित करने की बात चल ही रही थी। इसी बीच आरएसएस का ये जो विरोध है, ये सबके सामने था कि भाई हमारे पक्ष में कोई बोला नहीं, हमें गलत तरीके से प्रतिबंधित किया गया। इसी क्रम में आपको जानकारी होनी चाहिए कि 16 महीने बाद आरएसएस पर प्रतिबंध हटा दिया जाता। 12 जुलाई 1949 को कुछ शर्तें बांधने के बाद 16 महीने बाद ये प्रतिबंध हटा। लेकिन बात बिल्कुल स्पष्ट थी कि हमें किसी ना किसी पॉलिटिकल विंग के साथ जुड़ना होगा। कुछ लोग ये भी कहते थे कि साहब ऐसा है कि ऐसा करिए कि क्यों ना अपना ही एक पॉलिटिकल अप्रोच वाली पार्टी को बना लिया जाए। लेकिन इस सारी परिस्थितियों में एक स्थिति साफ नजर आई कि भाई
क्यों ना श्यामा प्रसाद मुखर्जी को सपोर्ट किया जाए। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी को सपोर्ट करने के बाद हुआ ये कि एक पार्टी की स्थापना की जाती है। पार्टी की स्थापना हुई और मैंने बताया कि जो ये आप देख सकते हो नेहरू लियाकत समझौते, श्यामा प्रसाद मुखर्जी नाराज हैं नेहरू जी से, क्योंकि नेहरू लियाकत समझौते में ये बात साफ थी कि भाई अल्पसंख्यकों पर अत्याचार नहीं होगा। पूर्वी बंगाल में अत्याचार हो रहे थे। इधर एक आप कैंप देख सकते हैं जिस कैंप को विजिट किया श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। तो उस समय श्यामा प्रसाद मुखर्जी ये बात स्पष्ट कर चुके थे कि भैया हम नेहरू जी से बिल्कुल भी सहमत नहीं हैं, और नेहरू जी से आप बिल्कुल भी सहमत नहीं हैं। इसीलिए मैंने आपको बता दिया कि वो इससे पहले बेसिक्स पे काम कर चुके हैं। किस पे काम कर चुके हैं? बेसिक्स पे काम कर चुके हैं, और एक नेशनल लेवल की पार्टी को बनाने के लिए वो एकदम तैयार हैं। और फाइनली क्या होता है, सरकार 21 अक्टूबर 1951 को एक राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया जाता है और एक नया दल जनसंघ, यह आप जनसंघ को आप ऐसे समझ लीजिए कि कांग्रेस के खिलाफ खड़ा होने वाली ये पहली पॉलिटिकल पार्टी थी, जो अपने आप में विस्मयकारी भी इसलिए क्योंकि उस समय यह सब सोच लेना कि नेहरू जी से अलग, कांग्रेस से अलग सोचना भी लोग पाप समझते थे। और जनसंघ खड़ा हुआ। जनसंघ तीन बातों पर, कि एक तो वो नेहरू जी से खुश नहीं है, पूर्वी बंगाल में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं। आपको यहां एक बात और समझनी है, जब आप पाकिस्तान के मसले पर खुश नहीं है तो यहां पर जनसंघ का एक साफ एजेंडा था कि देखिए साहब ये बातें तो हैं ही, हम कश्मीर को लेकर भी नेहरू जी से नाराज हैं, आप कश्मीर को स्पेशल प्रिविलेजेस क्यों दे रहे हैं। पार्टी की स्थापना हुई और स्थापना करने से कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया कि आरएसएस भी इस तलाश में था कि भाई कुछ मिले ऐसा जिसमें हम भी सेट हो सकें, जिसके माध्यम से हम भी अपनी बातों को आगे बढ़ा सकें। एक पॉलिटिकल विंग हमारा भी ऐसा होना चाहिए। इसी क्रम में श्यामा प्रसाद मुखर्जी आरएसएस के दो बहुत बड़े नेताओं से मिलते हैं, जिसमें नागपुर के संघ संचालक बाबा साहब घटाटे साहब थे, और बाबा साहब घटाटे और बाला साहेब देवरस और भाऊ देवरस और गुरुजी इन लोगों से मुलाकात करते हैं। इन्होंने कहा कि बिल्कुल ठीक है, आप एक पॉलिटिकल विंग बनाइए, ठीक है, जिसे जनसंघ कहा गया, और हम अपने पूर्णकालिक जो संघ के पूर्णकालिक कार्यकर्ता हैं हम आपके पास भेजा करेंगे ताकि वो आपकी पार्टी के लिए काम करें। ध्यान रहे प्यारे दोस्तों, बीजेपी में आज भी ये परंपरा चलती है। आरएसएस के लोग जो पूर्णकालिक मेंबर हैं वो बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। ये परंपरा यहीं से शुरू हुई। जनसंघ को साथ मिला आरएसएस का, और जनसंघ ने अपना पहला चुनाव लड़ा। पहले चुनाव में जैसा कि उम्मीद थी कि कोई खास सफलता तो मिलने वाली नहीं थी, उसी में केवल 3 कैंडिडेट ऐसे थे जिनको सफलता मिलती है जनसंघ के। मैंने बताया कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कश्मीर के मसले पर भी घेरने की कोशिश कर रहे थे। जब वो कश्मीर पहुंचते हैं तो वहां पर उन्हें कश्मीर की जेल में बंद कर दिया गया, और कश्मीर की जेल में बंद करने के बाद उनकी रहस्यमय तरीके से क्या हो जाती है मेरे प्यारे साथी, मृत्यु हो जाती है। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, जो आपके दिमाग में जा रहा है वो एकदम सही है, ठीक है। कि जो कांग्रेस के खिलाफ वो वहाँ खड़े हुए, उन्होंने कहा कि कांग्रेस स्पेशल प्रिविलेजेस क्यों दे रही है, एक देश एक ही निशान चलेगा, एक देश एक निशान एक विधान, एक देश दो निशान दो विधान बिल्कुल भी नहीं चलेगा। और उनको कश्मीर की जेल में बंद कर दिया जाता है। कश्मीर जेल बंद करने के बाद इनकी रहस्यमय तरीके से मेरे प्यारे साथियों मृत्यु हो जाती है। बहरहाल जैसे ही उनकी मृत्यु हुई, अब जिम्मेदारी आ गई थी पंडित दीनदयाल उपाध्याय साहब के पास। पंडित दीनदयाल उपाध्याय साहब के पास जिम्मेदारी आई, और इसी क्रम में जनसंघ ने अपना पहला इलेक्शन लड़ा। 1900 में इलेक्शन हुए, पार्टी बनी। उससे पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी की डेथ हो जाती है, पहला इलेक्शन लड़ते हैं। लेकिन मात्र 3 कैंडिडेट ही जो हैं 94 सीटों पर उन्होंने अपने उम्मीदवार उतारे, और केवल 3 सीटों पर ये जीत जाते हैं। इनके मुद्दे क्या थे कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो। ध्यान करिए, मैच कीजिए कि आज भी बीजेपी के एजेंडे में है ये यूनिफॉर्म सिविल कोड। गो हत्या पर प्रतिबंध लगना चाहिए, और जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हट जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात, आप एकदम सही समझ रहे हैं कि जो बीजेपी का आज हमें जो झलक दिखती है वो सारे के सारे एजेंडे हमें जनसंघ में भी दिखाई देते थे। बहरहाल जनसंघ को कोई बहुत खास सफलता नहीं मिलती है, लेकिन यह बात सही थी कि जिस तरीके से कांग्रेस के सम्मुख वो खड़े हुए, अपने आप में ये एक अचीवमेंट था, है ना। मैंने बताया कि उस समय बहुत बड़ी बात होती थी कि आप कांग्रेस सामने किसी पॉलिटिकल पार्टी खड़ी कर लें आप, और आप इलेक्शन लड़ें। उसमें हालांकि 3 ही मेंबर जीते, वो एक दूसरा मसला बन जाता है। इसी बीच क्या होता है, मैंने आपको बताया कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी की डेथ के बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय के हाथों में यह कमांड आ जाती है। भारत चीन युद्ध हुआ। देखिए, जानकार ये कहते हैं कि भारत चीन युद्ध कहीं ना कहीं नेहरू जी की विदेश नीति की एक चूक थी। वो चीन पर एकदम बहुत ज्यादा भरोसा कर बैठे थे। युद्ध हुआ, हमें हार का सामना करना पड़ा, और जब हमें हार का सामना करना पड़ा तो 1967 में जो चुनाव हुए, 1900 चुनावों में कांग्रेस को एक बहुत बड़ा झटका लगा।
1967 का दौर ये वो दौर है कि नेहरू जी की मृत्यु के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो चुकी है और नेहरू जी की सुपुत्री श्री इंदिरा गांधी कांग्रेस पर अपना वर्चस्व बढ़ाने के प्रक्रम में है। लेकिन इंदिरा गांधी के सामने एक सबसे बड़ी चुनौती क्या है? मोरारजी देसाई और कांग्रेस के अध्यक्ष उस समय इनके विरोध में है। कांग्रेस में भी एक अंदर खाने कलह जो है वो साफ देखी जा सकती है। कांग्रेस के अंदर खाने की इस कलह का जो बेनिफिट है वो डायरेक्ट मिलने वाला है किन लोगों को? जो अदर पार्टीज हैं, उनमें से जनसंघ भी एक है। ठीक है, 1967 में इलेक्शन होते हैं, 523 सदस्यों में से 520 के लिए इलेक्शन होता है और 21 फरवरी 1967 के बीच जब आम चुनाव हुए लोकसभा में, पिछले सत्र में 15 से ये ज्यादा मेंबरों के लिए चुनाव लड़े जा रहे थे। एक देश एक चुनाव की जो प्रक्रिया है वो यहां आकर एंड हो जाती है। विधानसभाओं में भी इलेक्शन लड़े जा रहे थे और कहां पर? केंद्र के लिए भी इलेक्शन हो रहे थे। जनसंघ जो अपनी पकड़ मजबूत करने के क्रम में चल रहा है इस समय, और मैंने आपको बताया कि ये सुनहरा मौका उनको इसलिए भी मिल रहा था क्योंकि कांग्रेस में अंदर खाने, मेरे प्यारे साथियों, क्या थी? एक फूट जो है वो साफ देखी जा सकती थी। फाइनली क्या हुआ? एक आप यहां फोटो देख सकते हैं। उड़ीसा में इंदिरा गांधी एक रैली को संबोधित कर रही थी, तभी उनको आके किसी ने पत्थर मारा और इस पत्थर की चोट के बावजूद वो चुनाव प्रचार कर देती हैं। मेरा कहने का अर्थ है कि ऐसा लगता था कि शायद कांग्रेस को एक और चमत्कारिक नेता मिल गया है। अगर कांग्रेस को चमत्कारिक नेता मिल गया तो सीधी बात है और दलों की जो पकड़ है वो ढीली होनी ही थी। और फाइनली 1967 के इलेक्शन हुए, कांग्रेस 283 सीटों पर आगे आती है, 283 सीटें जीतती है। लेकिन चक्रवर्ती राजगोपालाचारी साहब की पार्टी, स्वतंत्र पार्टी ने उन्हें एक झटका दिया। जनसंघ आप देख सकते हो, इसमें जनसंघ को भी 35 सीटें मिलती हैं। 1967 का ये दौर। लेकिन आपको यहां एक बात स्पष्ट याद रखनी है कि इसी बीच कांग्रेस में अंदर खाने गड़बड़ है। एक तरफ इंदिरा गांधी हैं, एक तरफ मोरारजी देसाई हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, कांग्रेस के और नेता हैं। यह राड़ तब और ज्यादा बढ़ जाती है जब राष्ट्रपति के पद को लेकर झगड़ा शुरू हुआ और फाइनली इंदिरा गांधी 1971 में इलेक्शन जो है डिक्लेयर कर देती हैं। 1967 में आप देख सकते हो कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे ऐसे दल थे जो उभरकर सामने आए। जैसे बिहार में संयुक्त विधायक दल था, उत्तर प्रदेश में संयुक्त विधायक दल, राजस्थान में प्रेसिडेंट रूल लगाना पड़ा, पंजाब में अकाली दल आया, वेस्ट बंगाल में यूनाइटेड फ्रंट है, उड़ीसा में स्वतंत्र पार्टी, तमिलनाडु में डीएमके एलईडी कोalition। ये वो पार्टियां थी जो 1967 का इलेक्शन लड़ी, लेकिन इनमें कांग्रेस हारी। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। मतलब यह हुआ कि कांग्रेस के वर्चस्व को कम होने का दौर 1967 के इलेक्शन से शुरू हो चुका था। एक तो आपका वर्चस्व कम होता जा रहा है, पहला। दूसरा, आपके पार्टी के अंदर दरार है। तीसरा, राष्ट्रपति पद को लेकर यह दरार एकदम साफ आ गई थी। क्या आप यह नहीं समझते कि इस बात में और अन्य पार्टियों को जो है बल मिला होगा? बिल्कुल बल मिला। उन्हीं में से एक थी जनसंघ। कौन सी है? जनसंघ। मेरे प्यारे साथियों, आपको यह समझना होगा कि इसी समय जनसंघ के कुछ प्रोमिनेंट लीडर थे, जैसे लाल कृष्ण आडवाणी साहब, अटल बिहारी वाजपेयी जी, जॉर्ज फर्नांडिस साहब। ये सब प्रोमिनेंट लीडर थे उस समय के और ये प्रोमिनेंट लीडर अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, 1971 में आप दोबारा से इलेक्शन डिक्लेयर कर देती हैं श्रीमती गांधी। मैंने आपको बता दिया कि ये रहे वो लोग जिनसे इनकी तकरार चल रही थी। तकरार चलने के बाद एक नौबत ऐसी भी आई कि क्योंकि अध्यक्ष को ये राइट होता है कि वो किसी भी कार्यकर्ता को पार्टी से निकाल सकता है, चूंकि इंदिरा गांधी अध्यक्ष तो थी नहीं, इंदिरा गांधी को वो कांग्रेस से निकाल ही देते हैं और इंदिरा गांधी कांग्रेस आर नाम से एक नई पार्टी बनाती हैं। याद रहे, इसी कलह से क्या हुआ कि इंदिरा गांधी को पार्टी से निकाल दिया जाता है। इंदिरा गांधी ये समय 1971 के आसपास आ चुका था। इंदिरा गांधी एक नई पार्टी बनाती है, कांग्रेस आर, और कांग्रेस आर पार्टी 1971 के जो मिड इलेक्शंस होते हैं उसमें 352 सीटें जीतती हैं। यह बात इंदिरा गांधी ने साबित कर दी थी कि इंदिरा किसी के सहयोग की मोहताज नहीं है। यहीं से इंदिरा गांधी के बारे में एक छवि बननी चाहिए, द आयरन लेडी, है ना? आप जानते हो ना इंदिरा गांधी के बारे में। तो इंदिरा गांधी की यहीं से एक छवि बननी शुरू हुई, जिसे आयरन लेडी के बाद में आज तक भी वो छवि उनकी मानी जाती है। कई बार भारत के बहुत बड़े समकक्ष नेताओं के वो खड़ी हो जाती हैं अपनी इस छवि के कारण। 1971 में अपने पार्टी के अंदर का स्ट्रक्चर को तोड़ते हुए बाहर आई और 352 सीटों पर इंदिरा गांधी की जीत होती है। ये 518 सीटें हैं, कांग्रेस 352 सीटों पर। लेकिन यहां पर ध्यान देना यह है कि इंदिरा गांधी के इस चमत्कारिक प्रभाव से जनसंघ की सीटें आपको घटती हुई दिखाई दे रही हैं, जिसमें कुल सीटों की संख्या 22 रह जाती है। 1971 का यह दौर। बाकी आप सभी जानते हैं कि 1975 आता है इसी उठापटक में, और जब 1975 मेरे साथ दोस्तों आता है तो इंदिरा गांधी इमरजेंसी डिक्लेयर कर देती हैं। इस इमरजेंसी डिक्लेयर करने की वजह से प्रेस पर सेंसर लगाया गया, बहुत सारे नेता जेल भेजे गए, आरएसएस
बैन कर दिया गया। इन जेल जाने वाले नेताओं में अटल बिहारी वाजपेयी, ये सब लोग अटल बिहारी वाजपेयी हैं, आडवाणी हैं, जयप्रकाश नारायण हैं, जॉर्ज फर्नांडिस हैं, घनश्याम तिवारी, अटल बिहारी वाजपेयी, इन सब को अरेस्ट करके जेल भेज दिया जाता है। ये सब किससे जुड़े हैं? जनसंघ से। लेकिन लोग कहते हैं कि इमरजेंसी आपातकाल हमारे देश पर एक ऐसी काली छाया थी जिसका अंत होना जरूरी था। इंदिरा गांधी जी को लगा कि अब ठीक है, हो सकता है मेरे पक्ष में दोबारा जनादेश आ जाए। इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी क्यों लगाई, इसके विषय पर हम कभी फिर बाद में चर्चा करेंगे, है ना। इंदिरा गांधी ने कहा कि अपनी सरकार को बचाने के लिए, खुद के पद को बचाने के लिए, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनको चुनाव को ही कैंसिल कर दिया था। तो ऐसी स्थिति में जब इमरजेंसी लगती है, आरएसएस बैन कर दिया गया, सारे नेताओं को जेल भेज दिया जाता है। फाइनली इमरजेंसी हटी, और इमरजेंसी हटने के बाद आप देख सकते हैं उस समय कुछ कटिंग है। इमरजेंसी डिक्लेयर्ड्स, जेपी, मोरारजी, आडवाणी, अशोका मेहता, विजय वाजपेयी जी अरेस्टेड, इन सबको अरेस्टेड कर लिया गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब जब जैसे ही आपातकाल को हटाया गया, जयप्रकाश नारायण आगे आए। उन्होंने कहा कि देखिए, बात यह है कि अगर इंदिरा जैसी प्रभावशाली महिला, इंदिरा जैसे प्रभावशाली नेता और कांग्रेस जैसे वर्चस्व वाली पार्टी को हराना है, तो हमें सभी पार्टियों को एक होना होगा। क्या होना होगा? सभी पार्टियों को एक होना होगा। और सभी पार्टियों को एक करके एक पार्टी बनाई गई जिसका नाम था जनता पार्टी। कौन सी थी? जनता पार्टी। इस जनता पार्टी में तय जैसी बात तय थी कि भाई साहब, ये जो जनसंघ चला आ रहा है, इस जनसंघ को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। और 1 मई 1977 को भारतीय जनसंघ के जो 5000 कार्यकर्ता थे, प्रतिनिधि थे, उन्होंने अपने आप को जनता पार्टी में विलय कर लिया। आप जानते हैं कि उसके बाद इलेक्शन हुए, और इलेक्शन होने के बाद जो है मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। क्या बने? मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। लेकिन जनता पार्टी अंदर खाने ही कलहों की शिकार थी। लोगों को यह समझ में आने लगा था कि इंदिरा को हटा के गलती कर दी है, क्योंकि इन लोगों के बीच में कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है और सब लोग अपनी तरफ को खींचातानी करते हैं। दो प्रधानमंत्री बनाए गए। मोरारजी देसाई जैसे व्यक्ति को क्या बनाया गया? क्योंकि मैंने कहा कि जैसे आदमी वो पर्सनली कैसे थे इसमें हमें क्या जाना, लेकिन उनमें कई बार पॉलिटिकल अनमैच्योरिटी साफ दिखाई देती थी। वो एक दम्भी व्यक्ति थे, और उनके बारे में कहा जाता, चूंकि वो नेहरू जी के साथ रहे थे, तो वो खुद को नेहरू जी के समक्ष ही समझते थे। बहरहाल 2 से ढाई साल ये सरकार चलती है। 2 से ढाई साल चली इस सरकार के बीच में तनाव आने शुरू हो गए। पहला तनाव किस बात को लेकर आया? देखिए, आपको समझना होगा कि जनता पार्टी ने जो सारी पार्टियों में जो जनता पार्टी बनाई थी, इस जनता पार्टी में जनसंघ सबसे बड़ी पार्टी थी। जनसंघ का एक खास जुड़ाव था आरएसएस से। जनता पार्टी के बीच में इस बात को लेकर जो है साफ स्पष्ट बातें आने लगी कि 2 सदस्यताएं नहीं चलेंगी। या तो आप जनता पार्टी के मेंबर रहिए या आप आरएसएस के मेंबर रहिए। ठीक है। फाइनली सरकार गिर जाती है। गिरने के बाद मंथन किया गया। मंथन करने के बाद यह स्पष्ट कहा गया कि जो लोग आरएसएस के कार्यकर्ता हैं वो जनता पार्टी के अंदर किसी मेंबरशिप में नहीं रह सकते। साफ बात थी कि जनसंघ के लोगों को 2 ऑप्शन चुनने के लिए दिए गए। पहला ऑप्शन, या तो आप जनता पार्टी में रहिए या आप आरएसएस में रहिए। जनसंघ जिसका आधार आरएसएस के नींव पे खड़ा था, जिसकी पहचान आरएसएस के साथ थी, वो उनको कैसे छोड़ सकता था। फाइनली डिसाइड ये किया गया कि साहब, हम जनता पार्टी से अलग होंगे, हम किसी प्रकार से आरएसएस का त्याग नहीं करेंगे। बताया जाता है कि बिहार के एक जगह पड़ती है बांका, वहां के सांसद थे समाजवादी मधुमेह में। उन्होंने कहा था कि भाई साहब, ये दोहरी सदस्य नहीं चलेगी, या तो आप जनता पार्टी में रहिए या आप आरएसएस में रहिए, आपको एक जगह चीज छोड़नी पड़ेगी। जनसंघ के लोगों ने साफ कह दिया कि वो किसी भी सूरत हाल में आरएसएस को नहीं छोड़ सकते। आरएसएस को नहीं छोड़ने की जब बात यह हुई तो जनता पार्टी ने अलग होकर 6 अप्रैल 1980 को एक नए संगठन की नींव रखी, जिसे भारतीय जनता पार्टी कहा जाता है। वो जनसंघ के रूप में अलग नहीं हुए, वो एक नए संघ के रूप में अलग हुए, जो 6 अप्रैल 1980 बीजेपी का जन्म होता है। 6 अप्रैल 1980 को जब भारतीय जनता पार्टी का जो है आप जन्म होता है, देखिए दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में अटल बिहारी वाजपेयी हैं, लाल कृष्ण आडवाणी हैं, सिकंदर बख्त, शांति भूषण, राम जेठमलानी 5 अप्रैल 1900 को बैठक बुलाते हैं और 6 अप्रैल 1980 को एक नई पार्टी का गठन कर देते हैं, जिसका नाम था भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के 2 प्रोमिनेंट लीडर आपको यहां साफ दिख रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी और श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी। ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी के पहले अध्यक्ष चुने जाते हैं। ठीक है। उसी समय टाइम्स ऑफ इंडिया की ने एक टैगलाइन के साथ एक आर्टिकल लिखा, वेजिटेरियन बट टेस्टी पार्टी। बीजेपी को
वेजिटेरियन बट टेस्टी पार्टी करके एक आर्टिकल लिखते हैं। ओवरऑल लब्बो लुबाब कहानी का यह है कि 6 अप्रैल 1980 को बीजेपी बन चुकी है, जनता पार्टी टूट चुकी है। जनता पार्टी सरकार पहले भी गिर गई थी, क्योंकि गिर चुकी है सरकार, और फाइनली उससे अलग होकर जो संघ के प्रश्न पर, याद रखिए यहां पर संघ और बीजेपी का गठजोड़ आपको याद रखना है कि संघ और बीजेपी का गठजोड़ कितना मजबूत है। वो संघ को छोड़ने को तैयार नहीं थे, भले ही उन्हें जनता पार्टी का जो गठबंधन था उन्हें छोड़ना पड़ा, और 6 अप्रैल 1980 को बीजेपी की नींव रख जाती है, दैट इज भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी ने अपना चुनाव लड़ा वर्ष पहला 1984 में। मेरे प्यारे साथियों, ये वो समय था जब इंदिरा गांधी की मृत्यु हो चुकी थी। पूरा देश कांग्रेस के समर्थन में आके खड़ा हो गया था, जिसे सिंपैथी कार्ड बोलते हैं, जिसे सहानुभूति वाला कार्ड कहते हैं। लेकिन इसमें बीजेपी को केवल 2 सीटें मिली। बीजेपी की 2 सीटें मिली केवल किन 2 लोगों को? गुजरात की मेहसाणा सीट से मिस्टर A.K. पटेल जीते, और दूसरे थे आंध्र प्रदेश की हनमकोंडा सीट से सी जंगा रेड्डी। केवल 2 लोग, बीजेपी को केवल 2 सीटें मिलती हैं। कितनी सीटें? 2 सीट इलेक्शन हुआ, 514 में से 404 सीट जीत कर कांग्रेस इतिहास बनाती है, और बीजेपी के हिस्से में 2 सीटें आती हैं। चिंता वाली बात इसलिए भी नहीं थी क्योंकि एकदम नई पार्टी थी, ठीक है। 2 सीटों के साथ बीजेपी ने अपनी यहां से शुरुआत कर दी थी। लेकिन आप सभी जानते हैं कि उसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी साहब एक इंटरव्यू देते हैं, बोलते हैं ये लोकसभा नहीं, ये तो शोक सभा का चुनाव था। 1984 के इलेक्शन में अगर हमें केवल 2 सीटें मिले हैं तो ये लोकसभा नहीं, ये शोक सभा का चुनाव है साहब। अब देखिए 1986 का समय आता, क्योंकि 84 में इलेक्शन हुए, और कौन प्रधानमंत्री बन गए? राजीव गांधी। उसी समय एक बहुत बड़ी घटना होती है, अगर आपने कभी सुना हो, क्योंकि 3 तलाक को लेकर जब भी कभी बातचीत होती है तो एक केस की हमेशा बातचीत होती है, शाहबानो केस। शाहबानो केस के कंसर्न में सुप्रीम कोर्ट ने उसके पति को आदेश दिया कि आपने अपनी पत्नी को तलाक गलत दिया है, आप अपनी पत्नी को गुजारा भत्ता दीजिए। मुसलमानों ने यह आरोप लगाया कि यह हमारे पर्सनल लॉ में इंटरफेयर है। कायदा यह कहता है कि इस मसले से राजीव गांधी को दूर रहना चाहिए था, लेकिन राजीव गांधी एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। राजीव गांधी ने यह गलती की कि उन्होंने क्या किया कि एक कानून लाए वो संसद में, और सुप्रीम कोर्ट के इस नियम को पलट दिया। यह संजीवनी थी। ये ऐसे मान लीजिए कि जैसे एकदम पानी मिल गया था बीजेपी को। बीजेपी ने तुरंत कहा कि यह मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति है। समझ रहे हैं पहिया कैसे ट्विस्ट कर गया है कि यह किसकी राजनीति है? साहब, यह मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति है। ऐसा राजीव गांधी नहीं कर सकते, और पूरे देश में यह मैसेज अब धीरे धीरे फैलने लगा। इसी समय एक मुद्दा और हाईलाइटेड हो रहा था, राम मंदिर। राम मंदिर को लेकर अभी बीजेपी इतनी एक्टिव नहीं थी, लेकिन 1989 में 9, 10 और 11 जून को हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में एक अधिवेशन होता है, और अपने प्रॉपर डिक्लेरेशन में बीजेपी राम मंदिर को एक मुद्दा बना लेती है, जिसे पालनपुर प्रस्ताव कहा जाता है। 2 बातें यहां आपको समझनी होंगी कि 1989 तक आते आते बीजेपी 2 बातों को एकदम अपने एजेंडे में शामिल कर चुकी है। पहला, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति, जिसके तहत उसने राजीव गांधी को घेरा। एक उस समय घोटाला खुल गया था, बोफोर्स, राजीव गांधी को घेरा। तीसरा, राम मंदिर। इन 3 मुद्दों की क्या इंपॉर्टेंस रही है बीजेपी को हटाने में, यह मुझे शायद आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, बच्चा बच्चा जानता है, ठीक है। इसे प्रस्ताव पास हो जाता है, इसे पालनपुर प्रस्ताव की संज्ञा दी जाती है। फाइनली क्या होता है? यह शाहबानो केस है, इसको देखना, हम देंगे पीडीएफ को पढ़ना कि शाहबानो केस में कैसे राजीव गांधी को घेरने में बीजेपी कामयाब हो गई। 1989 में, क्योंकि 1984 में 5 साल जोड़ दीजिए, 1989 में इलेक्शन हुए। बिल्कुल साफ बात थी, बीजेपी की इन सब बातों का प्रभाव पड़ने लगा था, और किसी को भी स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। चुनाव हुए और किसी भी दल को समर्थन नहीं मिलता है, लेकिन एक ग्रुप बन गया था पार्टियों का, जिसे नेशनल फ्रंट कहते हैं। उन्होंने वीपी सिंह को प्रधानमंत्री बना दिया, और बीजेपी ने उन्हें बाहर से सपोर्ट किया। आप इसमें देख सकते हैं, जो 9वीं लोकसभा के इलेक्शन 1989 में होते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 197 सीटें मिलती हैं, और जनता दल को 143, और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी 85। कहां 2 सीटें, कहां एकदम 85 पे जंप मार गई। अभी तो इन मुद्दों को हवा मिलना बाकी था, केवल शुरुआत ही हुई थी कि इसी शुरुआत से बीजेपी कहां पहुंच जाती है, एकदम 85 सीटों पर पहुंच जाती है, ठीक है। वीपी सिंह सरकार जैसे ही आती है, वो एक बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। गलती क्या थी? बीपी मंडल, जो बच्चे नहीं जानते हम बता दें आपको कि आरक्षण कितना होना चाहिए ओबीसी के लिए, वो बीपी मंडल आयोग था, जिसे मंडल आयोग कहते हैं। मंडल आयोग की रिकमेंडेशंस को वीपी सिंह लागू कर देते हैं,
और ओबीसीज के लिए 27% आरक्षण की जैसे ही व्यवस्था की गई, पूरे भारत में तूफान आ गया। जैसे भारत में तूफान आया, आप ये घटना देख सकते हो। एक लड़का है जो दिल्ली कॉलेज में पढ़ा करता था, उसने खुद को आग के हवाले कर लिया। जब आग के हवाले कर लिया, जिसका नाम था गोस्वामी, है ना, उसका टाइटल बहुत है ना, मंडल सफर का, और उसमें वो अपने को आग के हवाले कर लेता है। उससे मिलने के लिए जैसे ही लालकृष्ण आडवाणी पहुंचे, लालकृष्ण आडवाणी को छात्रों ने घेर लिया और उनके खिलाफ नारेबाजी करने लगे। लालकृष्ण आडवाणी समझ गए थे कि मंडल नहीं कमंडल का साथ पकड़ना पड़ेगा। मतलब सर, मतलब मंडल आयोग की सिफारिशों को लेकर वो छात्रों के बीच में लोकप्रिय होना चाहते, लेकिन जब वो उस बच्चे से मिलने जाते हैं जिसने खुद को आग लगा ली थी, दिल्ली यूनिवर्सिटी के देशबंदी कॉलेज का वो छात्र था, तो जब वो वहां पहुंचे तो छात्रों ने उनको घेर लिया। छात्रों ने कहा कि आप यहां से वापस जाइए। आडवाणी साहब चालाक थे, समझ गए कि साहब ये मंडल आयोग वाला मामला छोड़िए, दोबारा से कमंडल पकड़िए। कमंडल मतलब वही राम मंदिर का मुद्दा। और फाइनली डिक्लेयर कर देते हैं कि हम एक रथ यात्रा करेंगे जो कहां जाएगी, जो सोमनाथ से निकलेगी और अयोध्या तक जाएगी। कहां से? सोमनाथ से अयोध्या तक। ठीक है, 25 सितंबर 1990 को सोमनाथ से यात्रा शुरू होती है। और यात्रा जब यह शुरू हो रही है तो आप इसमें देख सकते हो, मैं आपको बहुत धुंधली इमेजेस में आप देख सकते हो, लालकृष्ण आडवाणी जी हैं और इन शख्स को आप जानते हैं, नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी का मैनेजमेंट देख के आडवाणी जी भी खुश हो गए, क्योंकि यही वो समय है जब मोदी जी एकदम से नजरों में आने लगे हैं कि क्या मैनेजमेंट किया है आपने रथ यात्रा का। और ये रथ यात्रा चली रही थी। जब ये रथ यात्रा कहां पहुंचती है? बिहार पहुंचती है, क्योंकि इस यात्रा के बीच में कुछ धार्मिक उन्माद भी हुए, कुछ दंगे भी हो रहे थे। उत्तर प्रदेश में उस समय मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी और बिहार में थे लालू यादव। लालू यादव जैसे ये पहुंचती है समस्तीपुर में, लालू यादव आडवाणी जी को अरेस्ट कर लेते हैं और इसी के साथ ही रथ यात्रा समाप्त हो गई थी। समाप्त जरूर हो गई थी रथ यात्रा, लेकिन इस रथ यात्रा ने अपना पूरा काम कर दिया था। जो उसको करना था वो रथ यात्रा अपना पूरा काम कर चुकी थी। ठीक है, उसके बाद हमने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी और वो कुछ कार सेवकों पर गोली चलवा देते हैं। मैंने आपको बताया कि नेशनल फ्रंट, राष्ट्रीय मोर्चा, उसको बीजेपी बाहर से सपोर्ट कर रही है। बीजेपी अपना सपोर्ट खींच लेती है। जैसे ही बीजेपी अपना सपोर्ट खींचती है कार सेवकों के मसले पे, एक तो सरकार गिरी, ऊपर से सभी लोगों में यह मैसेज चला गया कि देखिए हिंदुओं के प्रति एक जागरूक पार्टी जो जिसकी वो डिमांड करते थे वो मिल गई है, दैट इज बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। मेरा कहने का अर्थ यह है कि रथ यात्रा को जो काम करना था, रथ यात्रा अपना काम कर चुकी थी। उत्तर प्रदेश और बिहार में कुछ गड़बड़ें जरूर हुई। इस रथ यात्रा के दौरान मुलायम सिंह यादव गोली चलाने का आदेश दे देते हैं और इधर बीजेपी इस विरोध में वीपी सिंह की सरकार से अपना समर्थन खींच लेती है और इसीलिए इसे सरकार गिर जाती है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, चूंकि ये जब दौर चल रहा है 1990-91 का, उसी समय एक बहुत बड़ी घटना और देश में होती है। राजीव गांधी जी की मृत्यु हो जाती है। उन पर श्रीलंका में एक बार हमला भी किया गया था। फाइनली आप देखते हो कि जो घटना हुई, बॉम्ब ब्लास्ट में सुसाइड बॉम्बर ने उनके प्राण ले लिए। अब दोबारा इलेक्शन हुआ, सरकार गिर चुकी है, दोबारा क्या होता है? इलेक्शन। कुछ समय के लिए चंद्रशेखर पीएम बनाए गए, लेकिन बात बनी नहीं। दोबारा इलेक्शन होते हैं। 9 राष्ट्रीय और 136 राष्ट्रीय ने 1991 में चुनाव लड़ा। कांग्रेस को 232 सीटें आई, भाजपा को 120 सीटें, जनता दल 59 सीटों पे। लेकिन यूपी में बीजेपी ने 51 सीटें जीती। यह बहुत बड़ा अचीवमेंट था। 1991 का इलेक्शन होता है, क्योंकि वीपी सिंह की सरकार गिर चुकी थी। सरकार गिरने का सीधा विकल्प होता है कि आप इलेक्शन कराइए। इलेक्शन में बीजेपी को कितनी सीटें मिलती हैं? 120 सीटें मिल जाती हैं और पीवी नरसिम्हा राव क्या बन जाते हैं? प्रधानमंत्री बन जाते हैं। कौन बनते हैं? पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बनाए गए। लेकिन बात साफ थी, यह मुद्दा जो राम मंदिर वाला था अभी चूंकि कोर्ट में भी चल रहा था, उधर मुलायम सिंह यादव की सरकार भी गिर जाती है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने कौन? कल्याण सिंह। कौन बनते हैं? कल्याण सिंह। 1992 के जब ये लखनऊ के अमीनाबाग में अटल बिहारी वाजपेयी, क्योंकि 120 सीट है भाई, अभी 85 से 120। आप ये ध्यान दीजिए कि बीजेपी की सीटों का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। वो कहते हैं कि कोर्ट ने कहा है कि हम राम मंदिर में पूजा अर्चना कर सकते हैं। अब पूजा अर्चना कोई एक आदमी तो करेगा नहीं, उसके लिए भजन कीर्तन तो सब लोगों को मिलकर करना होता है। कि बात तो सही है, जो कि भजन कीर्तन सब लोगों को मिलकर करना होगा कि चलिए भजन कीर्तन की जगह बनाई जाए। आप जानते हैं उस घटना के तुरंत बाद जो हुआ, बाबरी मस्जिद विध्वंस कहते हैं। बाबरी मस्जिद विध्वंस होना है
और चूंकि उस समय बीजेपी की सरकार ही थी यूपी में, और फाइनली बात आप समझ लीजिए कि यहां से एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बीजेपी की राजनीति में आना शुरू हो जाता है। ठीक है, राम मंदिर आने के बीजेपी का ग्राफ तुरंत बढ़ता चला गया। 11वीं लोकसभा के इलेक्शन हुए, 91 में फिर 5 जोड़ दीजिए 96। अब बीजेपी 161 सीटों पर आ जाती है और सबसे बड़ी पार्टी बन गई थी। और 16 मई 1996 को अटल बिहारी वाजपेयी क्या लेते हैं, प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हैं। लेकिन 13 दिन बाद ही वो अपना बहुमत साबित नहीं कर पाए। बहुमत साबित करने के बाद 13 दिन, आप सभी जानते हो कि सबसे छोटी सरकार के रूप में इसे माना जाता है, उनको इस्तीफा देना पड़ जाता है। और 1 जून 1996 को जनता दल के नेता श्री एच.डी. देवगौड़ा, हालांकि वो भी बहुत ज्यादा काम कर, एच.डी. देवगौड़ा और उसके बाद इंद्र कुमार गुजराल जो हैं प्रधानमंत्री पद पर बैठते हैं। लेकिन सरकारें स्थिर नहीं थीं और फाइनली 1998 में एक बार दोबारा इलेक्शन की नौबत आ गई। 1998 में इलेक्शन हुए, जैसा कि बिल्कुल साफ था। देखिए 1900 इलेक्शन में भाजपा को 182 सीटें मिली। ध्यान दीजिए, यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि बीजेपी का जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अभी भी बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी। 13 दिन की इस सरकार के गिरने के बाद एक राजनीतिक संकट आके खड़ा हो गया कि भाई क्या किया जाए, क्या नहीं करना चाहिए। तो एच.डी. देवगौड़ा और उसके बाद इंद्र कुमार गुजराल, मेरे प्यारे साथियों, प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं। लेकिन ये सभी सरकारें अस्थिर प्रकार की सरकारें थीं। फाइनली इलेक्शन की फिर से नौबत आई और इलेक्शन कराए जाते हैं। इलेक्शन 1998 में दोबारा चुनाव हुए, 543 सीटों के लिए चुनाव होने थे। फिर से भाजपा एक बहुत बड़ी पार्टी बनकर उभरी। देखिए, ये तो आप समझ लीजिए कि लगातार बीजेपी का ग्राफ तो बढ़ रहा था, लेकिन बीजेपी अभी उस स्थिति में नहीं आ रही थी कि केवल अपने दम पर क्या बना सके, सरकार बना सके। इसी बीच एक गठबंधन बनाया गया, जो गठबंधन आज तक भी चलता है, जिसे मेरे प्यारे साथियों लोग एनडीए बोलते हैं, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। 182 सीटों पर जीतने के बाद तेलुगु देशम पार्टी और अन्य पार्टियों के सहयोग से बीजेपी दोबारा सरकार बनाती है। लेकिन इस सरकार की मुसीबतें भी कम नहीं थी। भाई, तब तक सरकार की मुसीबतें रहती ही हैं जब तक उसके पास एक फुल मेजोरिटी नहीं रहती है। इस सरकार की मुसीबतें अभी भी कम नहीं हुई थी और इस सरकार की सबसे बड़ी मुसीबतों में आकर खड़े हुए करुणानिधि और जयललिता। असल में तमिलनाडु में करुणानिधि की सरकार थी। जयललिता चाहती थी कि उनके खिलाफ जो भी भ्रष्टाचार के केस चल रहे हैं, उन भ्रष्टाचार के केसेस को हटा दिया जाए और करुणानिधि की सरकार को बर्खास्त कर दिया जाए। जब ऐसा नहीं हुआ तो इन लोगों ने बीजेपी से अपना सपोर्ट वापस ले लिया। पिछली बार 13 दिन और इस बार 13 महीने की सरकार चलने के बाद ये सरकार गिर जाती है। लेकिन इस सरकार ने इसी बीच में एक ऐसा काम कर दिया था जिसके बारे में ध्यान कीजिए। हमने लाहौर समझौते पर पिछली वीडियो में आपको बताया था, वो था परमाणु परीक्षण, जो कि पोखरण में हुआ था। बुद्धा पुनः मुस्कुराए। 13 महीने पहले 13 दिन सरकार अब फिर गिर चुकी थी। फिर से देश में एक बार चुनाव की स्थिति आई। इस चुनाव की स्थिति में लेकिन अब तक शायद जनता इस बात को मन बना चुकी थी कि अब जब चुनाव हुए, इन चुनावों में एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसकी मुख्य पार्टी बीजेपी थी, उसको क्लियर मेजोरिटी मिलती है और तेलुगु देशम पार्टी की जो 29 सीटें हैं उनके सहयोग से बीजेपी अपनी 1999 में दोबारा सरकार बना लेती है। जैसे ही ये सरकार बनती है, याद रखिए कि तेलुगु देशम पार्टी कभी गठबंधन में तो शामिल नहीं हुई, लेकिन वो बीजेपी को बाहर से सपोर्ट कर रही थी। यही वो सरकारें हैं जब बीजेपी अपना पूरा कार्यकाल पूरा करेगी। पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार ऐसा होने जा रहा था कि जब बीजेपी अपना पूरा कार्यकाल पूरा करेगी। मेरे प्यारे साथियों, आपके दिल और दिमाग में एक बात अवश्य रूप से आ रही होगी कि सर, इस पूरे पॉलिटिकल सिनेरियो में मोदी जी कहाँ हैं। मैं आपको बता दूं, मोदी जी गुजरात से आते हैं, लेकिन गुजरात में कुछ आंतरिक राजनीतिक कलहों की वजह से मोदी जी को गुजरात से अलग कर दिया गया था। जब मोदी जी को गुजरात से अलग किया गया है तो मोदी जी उस समय अमेरिका यात्रा पर थे। उसी इत्तेफाक से उसी समय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी अमेरिका यात्रा की। अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान उनकी मुलाकात होती है मोदी जी से और उन्होंने मोदी जी से कहा कि ये बताइए कि आप कब तक यहाँ ऐसे चलेगा, ऐसे भागने से काम नहीं चलेगा, कब तक यहाँ रहोगे, दिल्ली आइए। कब तक काम चलेगा, दिल्ली आइए।
इसी बीच गुजरात में आ जाता है भुज का भूकंप। भुज भूकंप में वहाँ के तत्कालीन मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल को लगता है कि वो चीज़ें संभाल नहीं पा रहे हैं, और उनको ही नहीं, ऐसा भाजपा के शीर्ष गठबंधन को भी ये लगने लगा था कि शायद केशुभाई पटेल स्थिति संभालने में सक्षम नहीं है। इत्तेफाक से 1 अक्टूबर 2001 को एक अंतिम संस्कार में 1 अक्टूबर 2001 को मोदी दिल्ली के शमशान घाट में अंतिम संस्कार में शामिल हुए। तभी उनके फ़ोन की घंटी बजी, फ़ोन उठाया तो आवाज़ आई, आकर मिलिए। ये फ़ोन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का था। इस फ़ोन के बाद जब मुलाकात होती है, जो वाजपेयी जी के आवास पर पहुंचे, तो उन्हें बताया गया कि आपको केशुभाई पटेल की जगह गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। और एक बड़ा दिलचस्प वाक्य मैं आपको बता दूं कि जब ये गुजरात पहुंचे हैं मोदी जी, तो कहते हैं कि उन्होंने पहली बार हिंदी में भाषण दिया। उन्होंने कहा कि अगर तुम कहो तो दिल्ली होकर आ जाऊं। मतलब उनका विज़न साफ था कि वो केंद्र में अपनी राजनीति का सितारा चमकता हुआ देख सकते हैं। और कहते हैं कि बहुत तालियां बजी, और यहीं से गुजरात के लोगों को लगने लगा कि हमारे पास कोई एक राज्य स्तर का नेता नहीं, हमारे पास एक शीर्ष स्तर का नेता है। अक्सर होता यह था कि भाषण गुजराती भाषा में दिए जाते थे। वहीं पर उन्होंने कहा कि अगर आप कहें तो मैं कहाँ होकर आ जाता हूँ, मैं दिल्ली होकर आ जाता हूँ। ये ऐसा समय था जब बीजेपी की सरकार पूरी तरीके से चल रही है। इसमें कुछ घटनाएं होती हैं, जैसे गुजरात में दंगे हुए, वहाँ से मोदी जी के चेहरे का चमकना। फिर इसी समय आप जानते हो कि संसद भवन पर भी हमला हुआ था, ठीक है। और केंद्र के साथ साथ बीजेपी का जनादेश राज्यों में भी बढ़ता हुआ साफ दिख रहा था। जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी की सरकारें आईं। बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व अपने इस सफलता से इतना उत्साहित था कि उन्होंने 6 महीने पहले लोकसभा भंग करने की ठानी। मतलब जो लोकसभा का कार्यकाल पूरा होना था, उससे 6 महीने पहले ही लोकसभा को भंग कर दिया गया, क्योंकि उनको लगा था कि इंडिया इज शाइनिंग, इंडिया चमक रहा है। उन्हें लगा था कि ये हवा हमारे पक्ष में है और इस हवा के माध्यम से हम दोबारा से सत्ता में आ जाएंगे। केंद्र में पर्यावरण मंत्री रहे भूपेंद्र यादव अपनी किताब द राइज ऑफ द बीजेपी में इस बात का जिक्र भी करते हैं। उन्होंने दैनिक भास्कर इंडिया टुडे के सर्वे में पता लगाया, बीजेपी को पता चला कि 55% यूथ चाहता है कि अटल बिहारी दोबारा से प्रधानमंत्री बने। मानसून भी अच्छा था, तो बीजेपी को लगा कि इंडिया शाइनिंग हो रहा है। एनडीए फील गुड फैक्टर पे काम कर शाइनिंग इंडिया कैंपेन में जुट जाती है। लेकिन साहब, सत्ता की नहीं वरन समय की पुत्री होती है। ये किसी को नहीं पता था कि मामला सारा उलटफेर हो जाएगा। उलटफेर हुआ भी और सरकार हाथ से चली गई। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने, कांग्रेस की सरकार आ जाती है। इंडिया शाइनिंग का जो अभियान जो है वो फ्लॉप साबित हुआ, और लाल कृष्ण आडवाणी को कहना पड़ा कि एनडीए अति आत्मविश्वास और इंडिया शाइनिंग जैसे गलत चुनावी नारों के माध्यम से जीत गया है। बाकी आप जानते हैं कि उसके बाद 2 लगातार कंजिक्यूटिव टाइम पीरियड्स में यूपीए, जिसका मुख्य घटक कांग्रेस है, उसकी सरकार आती है, जिसे यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस कहा जाता है। अब आता है वर्ष 2014। वर्ष 2014 में आप सबको ये कुछ पता होना चाहिए कि वर्ष 2014 में गोवा में एक बैठक बुलाई जाती है। गोवा की इस बैठक की अध्यक्षता में एक बहुत बड़ा प्रश्न उठकर आया कि कौन हमारे पीएम पद के कैंडिडेट होंगे। लोगों ने मोदी जी के नाम को आगे बढ़ाया। मोदी जी के नाम को आगे बढ़ाया तब ये अगला प्रश्न ये उठा कि अगर मोदी जी पीएम पद के कैंडिडेट होते हैं तो वो कहां से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि उस समय अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में मोदी जी की छवि को धूमिल करने का खूब प्रयास किया जा रहा था। यहां तक की बातें होती थी कि अगर मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं तो उनकी विदेश नीति कैसी होगी। और ये आप सभी जानते हैं कि उसके बाद उसी विदेश नीति के पर्याय पर 2014 के बाद 2019 में एक विदेश नीति भी एक ऐसा फैक्टर था जिसके दम पर मोदी जी दोबारा से सत्ता में आने में कामयाब हो जाते हैं। यहां पर यह फैसला हुआ कि मोदी जी को कहां से इलेक्शन लड़ाया जाए। तभी उनके सहयोगी अमित शाह कहते हैं कि मोदी जी उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ेंगे और बनारस से मोदी जी इलेक्शन लड़ते हैं। आप उसको जानकारी है कि 2014 कितना बेहतरीन जनादेश बीजेपी को प्राप्त होता है, और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जिसे एनडीए कहा जाता है, जिसके मुख्य घटक बीजेपी है, इस पार्टी को 336 सीटें मिलती हैं। इन 336 सीटों के पीछे एक बात आपको जरूर याद करना होगा कि जो वोट शेयर था बीजेपी का, आज तक जितनी भी सरकारें आजादी के बाद बनी, ज्यादा सीट होने के बावजूद भी बीजेपी का वोट शेयर 31% था, जबकि इसके अपोजिट विपक्ष में बैठने वाली पार्टी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसका मुख्य घटक कांग्रेस थी, उसका वोट शेयर 38% था। लेकिन जब वोट बट जाते हैं तो कोई फायदा नहीं होता, तो उनको बटे हुए वोट मिले, और इनको एक साथ वोट मिलने का बेनिफिट ये हुआ कि इनके जो
उम्मीदवार थे, 336 उम्मीदवार कामयाब हुए। ठीक है, इसके विपरीत जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसका इतिहास का सबसे खराब प्रदर्शन रहा। उसके पास कुल 44 सीटें आईं। ये 44 सीटें जो 55 सीटें चाहिए विपक्ष में बने रहने के लिए, उससे कम थी। कहने का सीधा सीधा अर्थ ये हुआ कि व्यवहारिक रूप से कोई विपक्ष नहीं रहा। और ये था बीजेपी के उस लहर की शुरुआत जो 2014 में शुरू हुई। अभी जो हुआ है और जो होने जा रहा है उसके लिए हम एक दूसरा सेशन लेकर आएंगे, जब हम बताएंगे कि मोदी जी ने बीजेपी को कहां तक ले गए, कितना फ़ायदा पहुंचाया, कितना नुकसान पहुंचाया। इसकी चर्चा मेरे प्यारे साथियों दूसरी वीडियो में की जाएगी। 2014 क्योंकि बीजेपी का टर्निंग पॉइंट था, वहां तक की कहानी हमने आपको बता दी है। उम्मीद करता हूं कि आपको कहानी रुचिकर लगी, आपको विषय समझने में कुछ मदद मिली होगी, और आपके सुझाव कमेंट सेक्शन में आमंत्रित हैं। धन्यवाद दोस्तों।